अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले हम बात करें इस वक्त जो नैब है उसके हवाले से। दो चीज़ें हैं, एक तो चेयरमैन नैब जो ख़ुद बोले हैं और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब की कारकर्दगी को जायज़ा लेने का हुक्म दिया। ये दो चीज़ें हैं और बड़ा दबंग अंदाज में चेयरमैन नैब ने बात की। उन्होंने कुछ लोगों के हवाले से जिक्र किया कि कुछ लोग ख़ुद को सियासत में ज़िंदा रखने के लिए नैब की बात हर वक्त करते हैं और नैब रिकवरी के हवाले से या नैब केसेस के हवाले से, या जो एक बात कई दिनों से चल रही थी कि नैब सिर्फ अपोजिशन के लोगों पर क्यों कार्रवाई करता है, तो ये भी बात उन्होंने वाज़े की है कि अगर हुकूमती किसी शख्स के बारे में भी कोई दरख्वास्त या कोई चीज़ आती है तो नैब उतना ही प्रोएक्टिवली उस पर भी काम करेगा। ये वही चेयरमैन नैब हैं जिन्होंने एक वक्त में ये बयान दिया था कि अगर मैं हुकूमती लोगों के केसेस खोल दूं तो ये हुकूमत टिक नहीं पाएगी। सो दिस चेंज ऑफ हार्ट ये यकीनन एक बड़ी तब्दीली है ओपिनियन में और क्या मुहर्रिकात हैं। ओवरऑल भी एक तब्दीली की फ़िज़ा हम देख रहे हैं, बहुत सारे मामलात में चीज़ें बदल रही हैं। क्या ये उसी तब्दीली की वजह है कि चेयरमैन नैब भी ऐसे बोलें? फिर जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है तो वो भी बड़ा वाज़े तौर पर बहुत सारे सवालात पूछ रहे हैं और उन सवालात में भी बहुत वज़न है और वो तमाम तर सवालात जो हैं वो नैब से इस वक्त बनते भी हैं। हर आम और ख़ास भी इस पर बात करता है और उन्हीं का हवाला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से दिया है। गो के प्रोसिक्यूटर नैब उस सारे मामले पर सेटिस्फाई करते रहे हैं या करने की कोशिश करते रहे आला अदलिया को, लेकिन उनके रिमार्क्स चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। तो मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में एक तो हम इस हवाले से बात करें, इसके साथ साथ कुछ दो तीन और अहम मामलात हैं। एक मामला तो इस वक्त जो एक ऑडियो है, मुबैना ऑडियो है, उसके फ्रांसिक का है और उस पर जो गैरेज डिस्कवरी हैं जो एक अमरीकी कंपनी है उसके जो बातें सामने आ रही हैं और फिर बताया जा रहा है कि जितनी तादाद में ये कॉल्स आई और उन कॉल्स में ये कहा गया कि इसको तब्दील किया जाए, लेकिन अभी तक चूँकि ये रिपोर्ट फ्रांसिक रिपोर्ट वाज़े तौर पर सामने नहीं आई है और यही उनका कहना है कि हम तकनीकी तौर पर मामलात को देखते हैं, हमारा पाकिस्तान की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमें आने वाले वक्त में मिल जाएगी, लेकिन ये मामला मुसलसल चल रहा है और इसमें को कानूनी चारा जो अब तक ना होना ये यकीनन बड़े सवालात पैदा कर रहा है। तो मैं चाहूँगा हम इस पर भी बात करें। और तीसरा मामला जो रहेगा वो मरियम नवाज़ साहिबा की एक मुबैना ऑडियो का है जो कि इस वक्त सर्कुलेट कर रही है, जिसमें वो इश्तिहारात किसको कब कैसे कितने देने हैं, किस चैनल को, उस पर बात कर रही हैं। पैक्ट नहीं चल पाएगा ये बात कह रही हैं और उन्होंने फिर ये कह भी दिया, बड़ी बात है कि उन्होंने तस्लीम किया कि ये मेरी ऑडियो है लेकिन ये पार्टी के इश्तिहारात के हवाले से, लेकिन अब मुतल्लिका हुकूमत वजारत इस सारे मामले की तहकीकात चाहती है और उनका ये मानना है कि अरबों रुपए के इश्तिहारात मीडिया सेल जो नून लीग के दौर में बना हुआ था उसकी तरफ से जारी किए जाते रहे और वो अपनी पसंद या नापसंद पर जारी किए जाते रहे। ये तीन इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अतर काज़मी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अजीम चौधरी साहब हमें प्रोग्राम में कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। मैं नज़ीर लगारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। नज़ीर लगारी साहब, दो चीज़ें हैं नैब के हवाले से। नैब हमेशा ख़बरों में रहता है। नैब कह रही है कुछ लोग सियासत में ख़ुद को नैब की बुनियाद पर ज़िंदा रखे हुए हैं, ये चेयरमैन नैब फरमा रहे हैं। अब क्या समझ से बालातर है कि जब सुप्रीम कोर्ट भी बात कर रही है, वो भी नैब की बात कर रही है, अपोजिशन के गिले शिकवे वो भी जायज़ हैं, फिर इतना तजाद के माजी के बयान चेयरमैन नैब के कुछ और रहे, आज वो बिल्कुल कुछ और बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? एक तो ये कि चेयरमैन नैब की शख्सियत ज़्यादा पुरस्कार नहीं है, वो खुली किताब की तरह हैं और उनका टिल्ट जो होता है वो उनका मुझे नहीं मालूम कि कौन किसका ज़मीर कहाँ पर है और किसका कितना ज़मीर होता है। मेरा अपना ज़मीर क्या कहता है या उनका ज़मीर क्या कहता है, मैं इसको क्वेश्चन नहीं करता हूँ, लेकिन वो किसी एक शख्स का नाम भी ले लेते कि इस शख्स की सियासत मेरे ख़िलाफ़ बयानात देने से या नैब के ख़िलाफ़ बयानात देने से चल रही है, वरना इसकी सियासत की कोई हैसियत नहीं, किसी एक का नाम ले लेते। पहली बात यह है कि नैब जो है बतौर इदारा इतना नाकाम हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की दर्जनों ऑब्जर्वेशन जो है वो मौजूद है। पहले तो इसकी मौत का ऐलान किया जा चुका था और उसकी तजहीज़ तकमीन की बातें हुई थी, अगरचे वो नैब का इदारे के किसी और सरबराह के दौर में बात हुई थी। इनके दौर में भी नैब की सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, आला अदलिया की ऑब्जर्वेशन और इंतहाई काबिल एहतराम जो हमारी मुख्तलिफ चीफ वो हैं हाई कोर्ट्स हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन जो हैं
वो तो ऐसी हैं कि जो नैब को खुद ही तय करना चाहिए कि अब उसको क्या करना है इस सारी सूरत हाल में, और ख़ुद इनके अपने अमाल के अलावा इनके अपने जो कही हुई बातें हैं उनको कहाँ रखा जाए। एक तो आपने हवाला ख़ुद दिया है कि जी अगर मैंने हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमत के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तो हुकूमत गिर जाएगी। अच्छा, ये हुकूमत को बचाने की ज़िम्मेदारी भी आपको दी गई थी कि जनाब आपने किसी भी हालत में हुकूमत को बचाना है, और ये काम पार्लियामेंट का नहीं है, ये काम कौमी असम्बली का नहीं है, ये काम पाकिस्तान के अवाम का नहीं है कि वो अपनी हुकूमत की हिफाजत करें। ये ज़िम्मेदारी चेयरमैन नैब ने अपने कंधों पर उठाई थी, अपने नाजुक से कंधों पर उठाई थी, ताकि हुकूमत को बचाने के लिए जो है वो आगे बढ़ें, और अगर हुकूमत कोई ख़तरा है तो उस ख़तरे को दूर करें। उनके हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। अभी तक हमें नहीं मालूम हो सका कि बहुत सी चीज़ों का क्या स्टेटस है जो इनके दौर में हमारे सामने आई थी। वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाने से पहले नैब में जाकर एक इंक्वायरी के सामने पेश हुए थे कि उनने हेलीकॉप्टर का नाजायज़ इस्तेमाल किया। इसके बारे में अब तक नैब ने कुछ भी नहीं पाकिस्तान के अवाम को बताया। मालम जब्बा का एक बहुत बड़ा केस था, उसके बारे में पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं मालूम है। उसके अलावा BRT के बारे में आप तक नहीं बताया गया है कि उसका जो लागत थी वो कैसे कई गुना बढ़ गई थी, और अब तक भी उसके मसाइल यूँ के त्यों मौजूद हैं। बहुत से और मामला थे, और ख़ुद चीफ चेयरमैन नैब का अपना वो जो ऑडियो था जिसको हमने सुना था और सर से पाँव तक सुना था, तो वो क्या था, उसके बारे में कोई अखलाकी मयारात होते हैं इस मुल्क के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर। किसी शख्स के बारे में अगर इस तरह की चीज़ें लीक्स हो जाएं, कम अज़ कम तरदीद ही कर दे। अब तक ऑन द रिकॉर्ड इन चीज़ों के बारे में लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया है उन्होंने। और जो खातून थी उन्होंने जो भी चीज़ें जाहिर की थी वो सबके सामने थी। ये सारी चीज़ें आई थी, चेयरमैन नैब ने अपनी कोई सफाई नहीं दी। असल एहतसाब इस मुल्क में जब भी होगा, पता नहीं है हमारी ज़िंदगी में होता है नहीं होता है, लेकिन जब भी होगा इन चेयरमैन नैब का एहतसाब तो ज़रूर होगा। वक्त करेगा और वक्त का तज्जिया करेगा और तारीख़ करेगी, और अगर कभी हमारी इंतहाई काबिल एहतराम अदलिया अपनी इस पोजीशन में आई तो वो भी करेगी। राइटली सेट लगारी साहब, ये कहना कि ये गैर जानिबदाराना एहतसाब करते हैं, या ये कहना कि इनके खिलाफ बयान, यकीनन इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं करेगा। चल रही, मैं भाई सियासत नहीं करता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है सियासत का, और ना मैं शुरू दिन से इनके इक़दामात को देख रहा हूँ जो सिर्फ आप ही नहीं देख रहे, पूरी कौम देख रही है। यकीनन सबकी रिजर्वेशंस हैं, और जो बातें आपने कही उनमें बहुत वज़न है, वो अपनी जगह पर बजाएं। अतर काज़मी साहब कैसे इस सारे मामले को देखते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। काज़मी साहब, दो तरफ से बातें हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे ख्याल से किसी की हमदर्दी किसी तरफ ना भी हो तो हम एक चीज़ तो वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, जो अभी लगारी साहब ने भी बात कही, कि ये गैर जानिबदार नहीं है एहतसाब का अमल, और जब गैर जानिबदार ना हो तो खुद ही उस पर उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं। ये मेरे ख्याल से हर शख्स जानता है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो या उसका लगाव किसी भी जमात से हो, या वो एक गैर जानिबदार तज्जिया करे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनमें सवाल हैं, आप क्या कहेंगे? देखें, अब वो गैर जानिबदार हैं या नहीं है इसके ऊपर तो मैं हतमी राय नहीं दे सकता, इसलिए कि दिलों के हाल तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। लेकिन एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि ये नाअहल ज़रूर है। अदालत के अंदर जब भी कोई केस आता है जहां पे अदलिया इनसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, नैब के वकला एक दूसरे के चेहरे देखना शुरू हो जाते हैं। अब आप इनकी कारकर्दगी देख लें, गुज़िश्ता 3 साल की कारकर्दगी देख लें या गुज़िश्ता 15 साल की कारकर्दगी देख लें, आपको कहीं पे कोई ऐसी चीज नजर आएगी कि जहां पे नैब ने एक केस शुरू किया बहुत बड़ा, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। क्या यहाँ पे मेरे दोस्तों को सबको याद होगा, एक डॉक्टर आसिम थे जिन्होंने 400 के 450 अरब की करप्शन की थी। मतलब फौज का बजट 800 अरब है, 400 अरब की करप्शन का इल्जाम सिर्फ एक डॉक्टर आसिम के ऊपर था। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने की थी या नहीं की थी। अब वो किधर है वो केस?
अब वो केस किधर गया? तो नैब के ऊपर जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं, जो उनकी तरफ इशारे करते हैं, तो बिल्कुल सीरियस और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये उठने चाहिए। अब बात ये है कि अब नैब का जो कंडक्ट है या चेयरमैन नैब का जो कंडक्ट है, उसको हमें अपने मारूजी हालात में देखना पड़ेगा। हम यहाँ पे स्कैंडिनेविया की सियासत या स्कैंडिनेविया या यूरोप की तर्ज हुकूमत या तर्ज हुक्मरानी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे नैब के अंदर जिस तरीके में माजी में सैफुर रहमान साहब ने जो कुछ किया, वहीं से नैब का आगाज हुआ था, एहतसाब कमीशन से आगे जाके फिर नैब ऑर्डिनेंस वगैरह आ गया। किस तरीके से यहाँ पे होता रहा, बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ किस किस्म के मुकदमे कायम हुए, फिर इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ किस तरह मुकदमात कायम किए। तो एहतसाब तो यहाँ पे इस्तेमाल ही होता रहा है कि एक दूसरे को टारगेट करने के लिए। दूसरी बात यह कि यहाँ पे हुक्मरान कैसे रहे, यहाँ पे हुक्मरानों की नाम आए पानामा पेपर्स में, वो इल्जाम लगा देते नैब के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। भाई आईसीआईजे का जो आया था पानामा पेपर्स 2016 में, उसमें पाकिस्तान की नैब या एस्टेब्लिशमेंट का क्या कसूर है? अब इसी तरह जो बीबी और आसिफ अली जरदारी साहब इनकार करते रहे कि रॉकवुड स्टेट हमारी नहीं है, सरे महल हमारा नहीं है, बाद में मान लिया, बेच भी दिया, बता दिया कि हमारा है। सुप्रीम कोर्ट की आज हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रही है नैब के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन आसमान का जोर लगा दिया, एक वजीर आजम को कहा कि खत लिख दो स्विट्जरलैंड को कि आसिफ अली जरदारी के जो मुबैना वहां पैसे पड़े भुट्टो खानदान के स्विट्जरलैंड में, उस हवाले से उसने कहा जी मैं खत नहीं लिखूंगा, आप जो मर्जी कर लें। और फिर उसको उसका रिवॉर्ड क्या मिला कि उसको अभी आपको पता है कि चेयरमैन सेनेट बनाने की कोशिश की गई, उनको सेनेट में लाया गया। यही हालात आप देख लें नून लीग वालों के ऊपर, अपने ऊपर जो केसेस हैं, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो चेयरमैन नैब के कंडक्ट को किसी तरीके से क्वेश्चन करें? मियां साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि ये हैं वो जराए, ये हैं चीजें, ये हमारा सब कुछ है, आज तक उन्होंने कुछ दिया नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा पूरा जो है, चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो, चाहे वो पिछली हुकूमतें हो, चाहे इसके इदारे हों, ये सारा सिस्टम ही ऐसा है कि इसके अंदर लगता है कि कोई चीज भी डिलीवर नहीं कर रही। और ये जो यहाँ पे ये जो जितनी भी पार्टियां हैं ना, जब भी उनकी हुकूमत आती है, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, ये जो पार्टियां हैं ये अवाम के पैसे के ऊपर बस पार्टी करती हैं। चाहे कोई वजीर आजम के हेलीकॉप्टर में फिरे, जिस तरह पहले जिक्र हुआ, या बीआरटी हो या माजी के हुक्मरान हो, तो ये सब कुछ जो कर रहे हैं। यानी कि काज़मी साहब जो आपने बात कही कि ये हमारा सबका कलेक्टिव कंडक्ट है, एक शख्स पर हम तनकीद तो कर देते हैं, लेकिन ये कलेक्टिव कंडक्ट है, चाहे वो जो हुकूमत में बैठे होते हैं, चाहे जिनके खिलाफ एहतसाब हो रहा है, वो भी उनके कंडक्ट पर भी सवाल हैं, जो एहतसाब करने वाले हैं उनके कंडक्ट पर भी सवाल हैं। एंड दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि ये अगर पूरा का पूरा एक निज़ाम जो डिलीवर नहीं कर रहा। अजीम चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं? बहुत बात होती है, कोई आज पहला मौका नहीं है, कोई पहला मौका नहीं है कि मुल्क की मुअज़्ज़ज़ आला अदलिया ने बात की है, कोई पहला मौका नहीं है कि चेयरमैन नैब बड़े दबंग अंदाज में बोले हैं, लेकिन ये एक स्टक इन राउंड सर्कल घूमे जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सर, क्या राय होगी आपकी? पिछली 3 हुकूमतों से तो हम देख रहे हैं कि नैब के बारे में हर हुकूमत एतराज़ करती है, तनकीद करती है, और किसी एक मुकदमे का भी फ़ैसला ऐसा नहीं हो सका कि जिसको कौम के सामने रख कर ये कहा जा सके कि नैब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। क्या वो प्रोसिक्यूशन की गलती है? क्या वो नैब के लोगों की तहकीकात की गलती है? क्या वो केस बनाने में गलती होती है, या ये सब कुछ विक्टिमाइजेशन के नतीजे में होता है? ये एक ऐसा इशू है जिस पर पूरी कौम मुत्तफिक है कि नैब की कारकर्दगी से ना हुकूमतें खुश हैं, ना अपोजिशन खुश है, ना अदालतें खुश हैं, ना आम आवाम जो है वो मुतमईन है कि एक इदारा ऐसा मौजूद है कि जो करप्शन को पकड़ सकता है या पकड़ता है। वो जो पता नहीं कितने 100 अरब की बात की जा रही है कि उन्होंने रिकवर किए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तो शायद उनके बारे में कुछ नहीं बताया जा सका कि वो कहाँ जमा हुए, कहाँ गए। नैब का अपना पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो शफाफ नहीं है, वो शफाफ होना चाहिए। और नैब जो इक़दामात करें उनको पब्लिसाइज किया जाए कि हमने ये कर दिया है। और अगर मुकदमात की समाअत के हवाले से भी मज़ीद अदालतें बनाने के लिए भी कानून साजी तो की जा चुकी हुई है, ऑर्डिनेंस आ गया था, शायद 100 अदालतें बनाने की बात की जा रही है। 25-30 साल 40 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ कि और अदालतें बनेंगी, और अदालतें बनेंगी। मुझे तो कहीं कोई अदालत ऐसा फैसला करती हुई नज़र नहीं आई कि जिसके नतीजे में ये कहा जा सके कि पाकिस्तान में करप्शन को रोकने के लिए कुछ इक़दामात वाकई अमल दरामद किए जा रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि नैब के बारे में जो भी बात है
वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इस पूरे के पूरे निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। हमारी अदालतों का जो हाल है उन पर भी लोग उंगली उठाते हैं, और अगर चीफ जस्टिस की मौजूदगी में कोई शख्स खड़ा होकर ये बात कहे और कोई जिम्मेदार ये बात कहे तो फिर और ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। और उसके बाद जो बहस पिछले कई दिन से चल रही है पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया पर, ये भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हम सोचें समझें कि पाकिस्तान में इस कदर बेयकीनी और बदएतमादी क्यों पैदा हो चुकी हुई है। जी राइटली सेड, ये तमाम तर चीज़ें सोचने की हैं और ये बदएतमादी क्यों है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर लेते हैं जो दूसरा हमारा मामला है। लगारी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, 2000 के करीब कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं। ये गैरेट डिस्कवरी कह रहे हैं, एंड्रयू गैरेट, जो इनकी एक फर्म है फैक्ट फोकस नामी न्यूज़ साइट, जो ऑडियो क्लिप्स की जांच पड़ताल कर रही है, जो मुबैना तौर पर आए हैं। आप नहीं समझ रहे कि ये मामला ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है, और जितनी ताख़ीर इसमें होती जा रही है उतने सवालात उठते जा रहे हैं? देखें, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम इंसानों का मुआशरा हैं और ख़ताकार इंसानों का मुआशरा हैं, और हमारे अंदर वो हमारी तत्हीर नहीं हुई है। तहारत के लिए आपको एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। जब बादशाह ये कहे कि हाउस ऑफ कॉमन्स के इन 2 मेंबर्स को गिरफ़्तार कर लिया जाए, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आकर बादशाह से सवाल जवाब कर रहे हैं, और जब वो अपने जुरिस्डिक्शन में चले जाते हैं, अपने दारुल अवाम के बरामदे में चले जाते हैं, तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस आर्डर देने पर बादशाह को फांसी पर चढ़ना होता है, और एक खाना जंगी होती है। और बरतानिया एक बड़ी खाना जंगी के से निकलने के बाद कि डेमोक्रेसी क्या होती है, अवाम का राज क्या होता है, अवाम की ताकत क्या होती है, उसके लिए फिर बादशाह को अपनी गर्दन की कुर्बानी देनी पड़ती है। और फिर क्रॉमवेल जो है वो 40 फर्स्ट को फांसी पर चढ़ा देता है कि कैसे हुआ था और कैसे ये आर्डर दिया गया था कि अवाम के 2 मुंतखब मेंबरान को बादशाह जो है वो गिरफ्तारी का आर्डर जारी करें। अब यहाँ पर उस मयारात को देखें, और उन्होंने पूरा प्रोसेस किया है। मैग्ना कार्टा आज से कई सदियाँ पहले आ चुका था। हमारे यहाँ जो लॉ है, हमारे यहाँ जो सिविल कोड है, हमारे यहाँ जो ये जो हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान है, ये अगर अंग्रेज़ ना दे कर गया होता तो हम अब तक ना बना सके होते। ये आइन हमने बनाया, हम उसको नहीं बचा सके। जिसका मूड आया, जिसकी मर्जी हुई, उसने आइन को तोड़ा, और हमारी अदालतों ने कहा भाई इसमें तरमीम भी कर लो, कोई बात नहीं है। और जिसने आइन तोड़ा उसको ये ना सिर्फ वैलिडिटी देते रहे, बल्कि उसे ये कहते रहे हैं कि तुम्हारा ये हक है कि तुम तोड़ लो। ये बात शरीफ जनरल KM आरिफ ने, खालिद महमूद आरिफ ने अपनी किताब में लिखा है, खाकी शेडोज़ में, कि शरीफुद्दीन पेज़ादा कहते हैं जस्टिस नवारुल हक से, क्या आपने जनरल ज़ियाउल हक को आइन में तरमीम का हक दिया है अपने फैसले में? और फैसला वो अगले दिन सुना रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, वो कैसे दे सकता हूँ, आइन में तरमीम का हक तो 2/3 मेजॉरिटी से होता है। उन्होंने कहा अगर आप नहीं दिया है तो आप चीफ जस्टिस नहीं हैं, आप ख़त्म हो गए चीफ जस्टिस। आप ये देंगे तो आपको, जस्टिस याकूब को हटाकर जब आपको लाया गया है तो ये आइन में तरमीम का हक, अगर आप इसको वैलिडेट नहीं करेंगे तो आप चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, याकूब वापस आ जाएंगे। तो वो रात को डिनर छोड़कर चले गए और जाकर उन्होंने अपने फैसले में तरमीम की और जनरल ज़ियाउल हक को ये हक दिया। ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे, बड़े हीरो उसके मूवमेंट के, जो लार्ज मूवमेंट थी, इन्होंने जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम का हक दिया था कि ठीक है जी, अपनी मर्जी से जो आप पे तरमीम करना चाहे। और उनने LFO जो था वो याह्या खान वाला LFO लेकर आए थे, और याह्या खान अपने LFO की वजह से मुल्क तोड़वा बैठे। और ये जो है ख़तरनाक खेल हमारे हर ऐवानों में होता रहा है, ताकत के मराकज़ में होता रहा है, अदलिया में होता रहा है। अब ये जो चीज़ें फोरेंसिक रिपोर्ट्स या बन रही हैं, क्या हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें आपको चेहरे पढ़ने से भी लगता है
मैं इंतहाई आजिज़ इंसान हूँ, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ। हमारी आखिरी पनाहगाह जो हैं वो पाकिस्तान के अदालतें हैं, मैं उनके ऊपर नहीं उंगलिश नुमाई कर सकता, लेकिन जो किरदार रहा है उसकी बात तो सब करेंगे ना। जो जस्टिस मुनीर ने किया, जो अनवारुल हक ने किया, जो चौधरी इफ्तिखार ने किया, जो कोई साकिब निसार ने किया, पाकिस्तान उसको भुगत रहा है, पाकिस्तान के अवाम उसको भुगत रहे हैं। और ये सारी चीज़ें छुपी हुई नहीं हैं, उनके हर मामले में स्लो मोटर। क्या हुआ तारिक कोटेक का जो आपने उठा लिया था उस मामले को, और पाकिस्तान पर कितना बड़ा जुर्माना हुआ है। हम उसकी IMF की किस्सें अदा करें या इनके जो वो हैं उनको हम अदा करें, जो इनके फैसले हैं उनकी सजाएं हम भुगतें? ये इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक, मैं समझता हूं कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कुछ ढकी छुपी नहीं है। हर शख्स अपने दिल में ये सोच सकता है कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। काज़मी साहब, मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, और वो है इस मामले पर कोई कानूनी चाराजोई या कोई खामोशी इतने दिन गुजरने के बाद। मुल्क के आप चीफ जस्टिस रहे हों, कानून आपसे बेहतर कौन समझता है, और आप कोई दरवाज़ा खुद से नहीं खटकाते हैं अगर आप बेगुनाह हैं। आप नहीं समझते दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं? पहले तो ये बताऊं कि जो लगारी साहब ने अभी बात की ना, एक एक लफ्ज से मैं एग्री करता हूं। उन्होंने बेहतरीन तरीके से सारी हमारी सूरत हाल को जो है ना सम अप कर दिया। दूसरी बात ये है कि जहां तक इस ऑडियो का ताल्लुक है, इसमें जो मुतासरा फरीक है वो मीडिया के ऊपर और हर जगह के ऊपर वो ऑडियो दिखा रहा है, एफिडेविट भी दिखा रहा है। भाई अगर आप ये समझते हैं कि ये इतने क्लियर कट सबूत हैं तो केसेस आपके ऊपर हैं, आप इसको अदालत में लेके चले जाएं। आपने पूरे रियासत को कटहरे में खड़ा कर दिया। आप जितने सीनियर तरीन अदलिया के जज हैं उनके ऊपर भी इल्जामात लगा दिए। आप कहते हैं कि जी पानामा भी फ्रॉड था, तो पानामा में फ्रॉड जो था उसके सीनियर तीन जज तो अभी भी वहां पे अदालत में बैठे हुए, तो आपने उनके ऊपर भी इल्जाम लगा दिया, आपने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया। अगर आप बेगुनाह हैं और ये चीजें आपकी बेगुनाही साबित करती हैं, इसको अदालत में लेके जाएं। काज़मी साहब देखिए ना, आप राना शमीम साहब वाला मामला है, तो वो राना शमीम साहब वाला मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खुद उठा लिया, कोई नहीं गया। ये मामला इस पे दोनों तरफ से कोई नहीं जा रहा, तो ये बहुत सारे, यही तो मैं कह रहा हूँ, सवालात पैदा होते हैं। मसला ये है कि ये इतने क्रेडिबल लोग हैं कि इनकी बातों के ऊपर आप जो है अदालतें नोटिस लेंगी और इनकी बातों के ऊपर अदालतें चलेंगी। इनकी अपनी जो ऑडियो आई है कि इस चैनल को इश्तिहार मत देना, और फिर बड़े फखरिया अंदाज में मैं काज़मी साहब उसकी तरफ आऊंगा। मैं जो एक चीज़ जो देखें, नून लीग अपना मुकदमा पहले दिन से, नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पे थे, फिर मरियम साहिबा, वो अपना मुकदमा अवाम और मीडिया के ज़रिए लड़ रहे हैं, अवाम के सामने मीडिया पे लड़ रहे हैं। वो तो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि अदालतों ने तो हमें जानबूझ के सज़ा दी, और आज भी जब ये चीज़ें आ रही हैं तो वो अपना मुकदमा यहाँ लड़ रहे हैं। मैं तो जनाब इज़्ज़त माब साकिब निसार साहब की बात कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं किसी फोरम पर जा रहे? ये तो मुकदमा ही यहाँ लड़ रहे हैं, इनका तो ये है ही नहीं। तो कहते हैं अदालतों ने ज़्यादती की, हमें इंसाफ नहीं मिला, तो ये तो अदालतों में नहीं जा रहे। दूसरी साइड की क्या कहानी है सर? वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो नहीं जा रहे। इनकी ख्वाहिश ही ये है कि ये बेसिकली इनके सामने इस वक्त मिसाल है जस्टिस कयूम की वाले केस की, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी वाला जो केस था वो रिमांड कर दिया था अदालत ने। लेकिन उस ऑडियो में और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। इस ऑडियो का तो तिया पांचा 2 मिनट के बाद सारे सहाफी लोगों ने 5 मिनट में कर दिया। हर जगह पे हर चीज वो वाजे हो चुकी है। और जहां से वो ऑडियो आई है, वो ऑडियो पाकिस्तान से क्यों नहीं रिलीज कर देते? इसलिए कि पाकिस्तान से रिलीज करेंगे कोई 1 मिनट 40 सेकंड की ऑडियो तो नहीं होगी ना, पूरी लंबी ऑडियोज होगी, वो फिर FIA में आपको देनी पड़ेगी। और अदालत ने भी उस हवाले से जो है, सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला है कि ऑडियो को आप किस तरीके से बतौर सबूत मानेंगे। तो ये बड़े तरीके से ये कर रहे हैं। बेसिकली ये वही कर रहे हैं जो निहाल हाशमी ने कहा था कि आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर्ड हो जाओगे। नवाज शरीफ से हिसाब मांगने वालों, इस पाकिस्तान की जमीन तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए जो है ना वो तंग कर देंगे। तो ये बेसिकली वही कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, धौंस जबरदस्ती से ये चाहते हैं कि इनके फैसले हो। अब कितनी देर तक अदालतें, कितनी देर तक पूरी रियासत इनके सामने खड़ी रहेगी, ये अब देखना पड़ेगा। लेकिन ये कोई लीगल केस नहीं लड़ना चाहते, ये केस उसी तरीके से लड़ना चाहते हैं जिसका आपने भी जिक्र किया, अपने मीडिया के वकीलों के जरिए और चीजों को कंट्रोवर्शियल बना के। और आखिरी बात मैं इतना करूंगा, जो थर्ड वर्ल्ड है ना, उसके अंदर जो जमहूरियत होती है ना, वो अवाम के साथ एक तीसरे दर्जे का मजाक है। चाहे आप भारत में देख लें, 50%
50% ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट हैं जिनके ऊपर जराइम के मुकदमात हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो हम सब डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज देखने वाली है कि ये निजाम ऐसा है कि ये हमें और मुझे और आपको और लगारी साहब को, जो हम हमारे पाकिस्तानी हैं, उनको कुछ दे सकता है। चौधरी साहब की जाने बढ़ूंगा, कुछ नहीं। चौधरी साहब की जाने बढ़ूंगा। चौधरी साहब, हद तक इज्जत का एक दावा हुआ करता था, वो क्यों नहीं होता? पाकिस्तान की रियासत सड़क पे बरहना खड़ी है, इसकी अदलिया भी बरहना खड़ी है, इसके इंसाफ के बाकी अदारे भी बरहना खड़े हैं। मुकन्नना जब पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करेगी तो वो भी बरहना खड़ी होगी, और इंतज़ामिया वो तो बहुत ही बेचारी है, बहुत ही बरहना है। ऐसे हालात में आप ये समझते हैं कि कोई किसी को कपड़े पहनाएगा, कोई किसी को कपड़े नहीं पहनाएगा। ज़रूरत तो इस बात की है कि पाकिस्तान के वो बाशऊर लोग जो अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, वो इकट्ठे होकर बैठें और इन सारे मामलात पर एक दफ़ा बात कर लें कि हम आखिर इस मुल्क और कौम के साथ करना क्या चाहते हैं। जो आज हमारे यहाँ समाज की सूरत हाल है, जो मुआशी मामलात हैं, जो समाजी मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, इनमें नफ़रत सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, इनमें बेएतमादी बहुत ज़्यादा है, इनमें एक दूसरे की बर्दाश्त करने की क़ुव्वत की इतनी कमी है कि इससे ज़्यादा कमी हो नहीं सकती। ऐसे हालात में जब 15-15, 20-20, 25-25 साल मुकदमों को लग जाएं और फांसी देने के बाद बाइज़्ज़त बरी हो मुल्ज़िमान, तो फिर बताइए इंसाफ के लिए कोई कहाँ जा सकता है? क्या पाकिस्तान में कोई शख्स 25, 30, 40 लाख रुपए खर्च करके सुप्रीम कोर्ट जाने की अहलियत रखता है? कितने लोग ये अहलियत रखते हैं? लोग तो भूखे मर रहे हैं। इंसाफ लेने के लिए पैसे कहाँ से लेके आएँ? वकील की फ़ीस कहाँ से दें? हमारा निज़ाम पूरे का पूरा तलपट हो चुका हुआ है, और अगर हम इसको संभाल ना सके तो मुआशरे के अंदर से ऐसी चिंगारियाँ उठेंगी जो एक लावा होगा, और ये लावा सबको अपनी लपेट पे लेकर एक भांबड़ बन जाएगा, और एक बड़ी आग लगने वाली है। अगर हम आग से बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए अपने रवैयों को गौर करें, उनकी तस्हीह करें, और अपने अपने मफादात को छोड़ के एक दफ़ा एक वक्त के लिए 10 साल के लिए ये तय कर लें कि मेरे मफादात पीछे रहेंगे और मैं कौमी मफादात के लिए काम करूँगा। लेकिन मेरा ख्याल है शायद इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा, कोई ना इदारा, ना फ़र्द, ना कोई ज़िम्मेदार। वे फॉरवर्ड क्या है चौधरी साहब? कोई तैयार नहीं होगा तो देखिए, वे फॉरवर्ड के लिए बात की जा रही है, और मैं ये जानता हूँ कि बाज़ ज़िम्मेदार इस बारे में गौर कर रहे हैं और इस बारे में इज़हार ख्याल कर रहे हैं, लेकिन चूँकि बदएतमादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये मामला भी शायद सरे न चढ़ सके। वो ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा कमीशन बना दिया जाए कि जिसमें आप अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लें और फिर आप दूध के नहाए हुए बन जाएं। बात दी जाती है अफ्रीका की, नेल्सन मंडेला की, चलें वो भी करके देख लें, लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर हैं, हम फिर भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हम बाज नहीं आएंगे। हम कौम बनना नहीं चाहते, हमारे लिए आगे एक सीसा पिलाई दीवार है, हम उस दीवार से टकराने जा रहे हैं। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा जी। ब्रेक से वापस आकर हम ये जो एक और मुबैना ऑडियो है, और ऑडियो और वीडियो का ज़माना है आजकल, तो जी चीज़ें आ रही हैं, बहुत से लोग अभी बता रहे हैं कि बहुत कुछ और भी आना है, बहुत सारी और वीडियोस भी हैं पाइपलाइन में, बहुत सारी ऑडियोज़ भी हैं, लेकिन जो मरियम बीबी की है, मैं ज़रा इस पर एक एक कॉमेंट ब्रेक के बाद दे लूँगा। तीनों मौजूद मेहमानों का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक ऑडियो आई कि जी किसको इश्तिहार देना है, किसको नहीं देना। अब ये जो मेरे पास तीनों मौजूद मेहमान हैं और मैं ख़ुद भी, हम ये जानते हैं कि क्या होता रहा है नून लीग के दौर में इश्तिहारों का मामला, क्या अब हो रहा है, और अब मैं इस पर सिर्फ जो इतराफ़ है इस पर बात कर लेता हूँ, और जो अब तहकीकात हैं जो करने जा रही है ये हुकूमत, उस पर बात कर लेते हैं। वैसे तो ये ख़ुद भी इश्तिहारों के बड़े सख्त ख़िलाफ़ थे, लेकिन आधे आधे सफ़े का एक मेन लीडिंग न्यूज़पेपर पे इमरान खान साहब की फ़ोटो, बुज़दार साहब की फ़ोटो वाले इश्तिहार आज भी छपते हैं। बदला कुछ नहीं है रेट के अलावा। लगारी साहब, क्या राय होगी आपकी? एक तो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट बैन कर चुकी है कि सियासी लीडरों के तस्वीरें नहीं छपनी हैं, यही जस्टिस साकिब निसार थे जब
नवाज़ शरीफ की तस्वीरें छपी थी तो उन्होंने, ये हम मौजूद भी थे कोर्ट में इसलिए मुझे याद आ रहा है, तो अब कैसे इमरान खान के और उस्मान बुज़दार की तस्वीरें छप रही हैं जबकि ये बैन लग चुका था कि इस तरह नहीं होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ही हवा में उड़ा देते हैं, ये तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ मियाँ नवाज़ शरीफ की साहबजादी हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ एक बादशाह आदमी हैं। उनके नज़दीक कानून आइन कोई चीज़ नहीं, उनकी अपनी ज़ात जो है वो हर चीज़ पर बालातर है, हर चीज़ से ऊपर है। अब मियाँ नवाज़ शरीफ की इतनी सलाहियत तो है, इतनी काबिलियत तो है, इतना उनके अंदर इतनी ताकत तो है कि वो एक सज़ा याफ्ता कैदी होने के बाद और एक जेल में होने के बाद 4 हफ्ते की ज़मानत हासिल करने के बाद अब 2 साल से मुकम्मल 2 साल जो है वो होने वाले हैं उनके, और वो जो हैं मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। आप उनको नहीं बुला सकते, ना आप उनके साथ बात कर सकते हैं। ये है इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी और आपके आइन की हुक्मरानी और अदालतों की बालादस्ती कि वो कन्विक्टेड हैं एंड ही इज़ आउट ऑफ द कंट्री। और दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होगा कि आप कन्विक्टेड को रिहा करके और इतने हफ्तों की ज़मानत देकर फिर आप उनको बाहर भी भेज देते हैं। और बाहर भेजने के लिए हुकूमत भी इंतहाई काबिल एहतराम, अदलिया भी और इंतहाई काबिल एहतराम दीगर इदारे सारे एक पेज पर होते हैं और उनको बाहर भेज दिया जाता है। तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई भी दूसरा शख्स ऐसी सहूलत हासिल कर सकता है? कोई भी आम आदमी, आम नहीं ख़ास आदमी, छोड़ देते हैं हम आम को, ऐसी सहूलत कोई हासिल कर सकता है? यानी यहाँ तो ये सवाल उठता है कि आपका कानून जो है वो लाहौर के लिए दूसरा है और लाहौर के अलावा किसी और शहर के लिए, यानी क्वेटा के लिए और है आपका कानून, और डेरा बुक्टी के लिए और है, लाड़काना के लिए और है, और आपका पेशावर के लिए और है, और दूसरे शहरों के लिए और है। और लाहौर के लिए यह है कि अगर लाहौर का तख्त, लाहौर का बादशाह जो है अगर इस तरह से फंस जाएगा तो इस तरह से उसको उठाकर बाहर भेज दिया जाएगा। फिर जो कुछ होता रहा और नहीं है लगारी साहब, मेरे ख्याल से सब जगह एक्सेप्शंस हैं, सब जगह एक्सेप्शंस हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। मैं ये कह रहा हूँ गाड़ी के नीचे दे देता है। कार्टेलाइजेशन जो है उसने तो इस मुल्क को बर्बाद किया और मीडिया कार्टेलाइजेशन मियाँ नवाज शरीफ ने जनरेट की, बनाई, ठीक, और एक आध ग्रुप के साथ मिलकर उन्होंने ये सब और उसी में बांटा गया, सब कुछ उसी में बांटा गया जो कार्टेलाइजेशन। मैं जरा आगे बढ़ूंगा, वक्त महदूद है, लगारी साहब पॉइंट आ गया आपका। काज़मी साहब आप कैसे देखते हैं? ये तो बज़ाहिर लग रहा है, अब ये मैं ऑडियो की अगर बात कर रहा हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस तरफ चाहो ले चलो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और फिर जो आज तहकीकात की बात करते हैं ये भी इसी फार्मूले पर चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कल को किसी और की हुकूमत आएगी तो इनके बारे में वाज़ेह होंगी। क्या राय होगी आपकी, प्रिसाइजली बता दीजिए। देखिए, यही मसला है ना कि अब यही जो मरीम नवाज हैं और यही जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनको आज़ादी राय का और सहाफ़त का चैंपियन बनाने की कोशिश कर रहे थे हमारे कुछ मीडिया के इदारे भी, कुछ मीडिया के दोस्त भी, जो मीडिया को देखते हैं, जो मीडिया को समझते हैं, जो मीडिया से वाबस्ता है। उनको पता है कि माजी के अंदर भी इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार 200 के ऊपर छपा था, इसलिए कि वो उनको पसंद नहीं आता था वो जो खबरें छापते थे। जिस तरीके से अभी की बात ले लें जो अभी सब ने हमने फेस किया, एक साहब को इन्होंने एक इदारे का सरबराह लगाया, फिर वो एक जो पसंद नहीं आता था, जो तनकीद करता था, उस पर केसेस ठोक देते थे और बुला लेते थे, फिर अदालतों में जुर्माने चले जाते थे। तो ये अभी करते रहे हैं। वही ना, ये देखें ना, ये एक तरह से बादशाह हैं। ये पीटीवी में किसी को लगा दें, पैमरा में किसी को लगा दें। बेबी होती थी, आसिफ जरदारी साहब जेल में होती थी, बिलावल को गोद में उठा के, साथ बख्तावर भी उंगली से पकड़ के जनाब वो सारा दिन जेल के बाहर खड़ी रहती थी, उनको कोई मिलने नहीं देता था आसिफ जरदारी से। और उस आसिफ जरदारी के ऊपर जो बंदा अंदर राना मकबूल तशद्दुद कर रहा होता था, वो बाद में जो है इन्होंने उसको किस तरीके से नवाजा, अभी भी जो है वो उनको फिर सेनेटर बना दिया। तो इन्होंने हर किसी के लिए एक ब्रैकेट रखी हुई है। ये सिर्फ इश्तिहार नहीं है, इश्तिहार के साथ साथ ये दीगर चीजें भी देते हैं। सहाफियों को सेनेटर बनाते हैं, जजों को ओहदे देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को ओहदे देते हैं, जर्नैलों को सेनेटर बनाते हैं, रिटायरमेंट के बाद जर्नैलों को नवाजते हैं, दीगर लोगों को नवाजते हैं। तो इनका तो पूरा जो जिसे कहते हैं ना तरीकाकार ही ये है। ये जो इश्तिहारात हैं, ये तो एक मतलब बिल्कुल छोटा सा। चौधरी साहब से राय ले लूं, आपकी बात आ गई। चौधरी साहब, क्या अब कुछ मुख्तलिफ हो रहा है? सवाल तो ये है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जिस शख्स को अभी प्रेस काउंसिल का चेयरमैन या जो कुछ भी लगाया गया मुनीर को,
ये कितनी कश्तियों का सवार था और कहाँ कहाँ से होके आया। मैं तो इसको जानता हूँ, जब ये इस्लामिया कॉलेज लाहौर में पढ़ता था। कोई खुदा का खौफ करें, ख़ुद फवाद चौधरी साहब के बारे में क्या ख्याल है, हमाद अज़हर और उनके वालिद के बारे में क्या ख्याल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि कोई पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ब्रीफिंग देने के लिए बैठा हो और उसके साथ एक वज़ीर उसको सहूलतकार के तौर पर बिठा दिया जाए। मैंने इससे पहले ज़िंदगी में ये कभी नहीं देखा हुआ। जिस तरह ये इश्तहार दे रहे हैं, जिस तरह ये सहाफ़ियों के साथ सलूक कर रहे हैं, ये सलूक पाजी में भी होता रहा, ये हमने भुगता हुआ है, सब ने भुगता हुआ है, ये लगारी साहब ने भी भुगता हुआ है, ये मैंने भी भुगता हुआ है, ये कल को आप भी भुगतेंगे। ये होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर बेनज़ीर साहिबा को मुलाकात नहीं करने दी जाती थी तो दूसरी तरफ भी ये सूरत हाल थी कि मियाँ नवाज शरीफ के वालिद को गिरफ़्तार कर लिया जाता था। पाकिस्तान की तारीख़ में कोई अच्छी चीज़ हमें नज़र नहीं आती पॉलिटिशियंस की तरफ से। गंदी चीज़ें हैं, नामाकूल रवैये हैं, गैर सियासी रवैये हैं, तशद्दुद है, लोगों की हजीमत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जितना बड़ा जो शख्स बन जाता है वो उतना छोटा साबित होता है। ये वक्त साबित करता चला जा रहा है। अब भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। इट इज़ अनफॉर्चुनेट गो कि आप माजी की बात, उनकी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन साथ ख़ुद भी वही कुछ किए जा रहे हैं, तो कुछ तब्दीली नहीं है। वक्त यकीनन साबित करेगा बहुत सारी चीज़ें। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।